प्रक्रिया में आज एक और कड़ी जोड़ते हैं। और आज हम लोग एक शेयर को खरीदने के लिए पहले से प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्लान क्यों कर रहे हैं, उसके रीज़न क्या है। सबसे पहले कारण को समझेंगे, उसके बाद खरीदारी के प्रोसेस को समझेंगे कि बाइंग करने की प्रक्रिया क्या होगी, खरीदारी होगी कैसे। आप कई लोगों का मानना होता है, देखिए आप लोग इक्विटी में बाइंग करने का तरीका ही नहीं जानते हैं। आप लोगों को लगता है कि अगर आपको कोई भी, मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक खरीदना है, तो आपको लगता है अभी जितना भाव चल रहा है उस पर खरीद लीजिए, और ना तो आपका आगे के लिए कोई प्लान है, ना ही कोई एग्जिट प्लान है, ना ही कोई लॉन्ग टर्म का प्लान है, और आप ये भी नहीं जानते कि आपने कितने दिनों तक खरीदा है। इसीलिए इक्विटी में आप लोग अपना फंड ब्लॉक करा लेते हैं। मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ, आज के सेशन में आप लोगों के जो पोर्टफोलियो हैं 4-4%, 5-5, 8-8%, मेरा खुद का पोर्टफोलियो 4-4.5-5% डाउन है। क्यों? इवन जबकि मैंने अपना मैक्सिमम पोर्टफोलियो जो है वो कन्वर्ट कर लिया था लार्ज कैप में। मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली पिछले 1-1.5 महीने से है, इसलिए लार्ज कैप में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई हुआ, एसबीआईएन, कोल इंडिया, ये शेयर्स आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने होंगे। आईटी सेक्टर में विप्रो हुआ, ये शेयर्स हम लोग खरीद रहे हैं इस समय। हमारे कम्युनिटी ट्रेडर्स यही शेयर्स अभी बाई कर रहे हैं, और धीरे धीरे इसके परिणाम आपको इस वर्ष के अंत तक, इस साल के एंड तक दिखेंगे कि एचडीएफसी बैंक कहाँ ट्रेड कर रहा है, विप्रो कहाँ ट्रेड कर रहा है, आईटी सेक्टर कितना ऊपर जाएगा। ये चीज़ें आपको अभी दिखेंगी, और अभी भी इस चीज़ को आप फील कर पा रहे होंगे कि इतने बड़े करेक्शन में, जहाँ पर मेटल सेक्टर इतना गिर गया और सारे सेक्टर्स आप देखें, पीएसयूज़ का इंडेक्स आज, बैंक पीएसयूज़ का नियर अबाउट 4% डाउन है। ऐसे बाजार में भी अगर आप गौर करें तो एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक आधा पौन % गिरते हैं, आईसीआई ऐसे स्टॉक जो पॉजिटिव क्लोज कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आती हैं कि कौन से स्टॉक अभी स्ट्रांग है और कौन से नहीं। तो लार्ज कैप स्टॉक स्ट्रांग है, लेकिन लार्ज कैप से अलग जो स्टॉक गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, ये समझना होगा, और कहाँ हमको अब खरीदारी प्लान करनी चाहिए वो खरीदना होगा, वो समझना होगा। तो उसमें से एक कड़ी है, जो पहला स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो मेरा दावा है आप कहीं ना कहीं बाइंग में गलती कर देंगे, सिर्फ नाम सुनकर अगर खरीदारी करने गए तो। क्योंकि इसके खरीदारी का प्रोसेस थोड़ा सा, बाइंग प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आपको बहुत बेहतर समझना होगा। हालांकि बाइंग हमको इसी प्राइस से करना है जो भाव चल रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक का बिगर टाइम फ्रेम देखते हैं। बिगर टाइम फ्रेम का मतलब हुआ मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम जब आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देखते हैं तो आपको पता लगता है कि ये कोई बहुत पुराना लिस्टिंग शेयर नहीं है। नियर अबाउट 2015 से आपको इसका डेटा यहाँ पर चार्ट में देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ वो आपको गौर करने वाली, 2016 के जो हाई निकले थे वो प्राइस ने अभी अभी रिसेंट निकालने की कोशिश की। ध्यान से देखिए, ये प्राइस अभी 2016 के जो हाई निकले थे वो प्राइस ने अभी अभी ब्रेक करने की कोशिश किया, और उसके बाद इंपैक्ट में जो हाई लगाया वो नियर अबाउट 100 का था, 100 के आसपास के हाई लग गए, ठीक है। अब हमको देखना होगा सबसे बड़ा ब्रेकआउट। सबसे बड़ा ब्रेकआउट कि जहां से सबसे बड़े रिजेक्शन आते हैं वही सबसे बड़ा ब्रेकआउट होता है, और वहीं पर सबसे बड़ी बाइंग भी हुई होती है। जैसे कि मैं क्या बोलता हूं, किसी भी रेजिस्टेंस को अगर आपको ब्रेक करना है तो पहले आप जाइए, एक बार वहां से गिरिए, दूसरी बार कोशिश कीजिए, तीसरी बार वहां रुककर खरीदारी कीजिए, फिर ब्रेकआउट कीजिए। तो जब भी अब फर्दर गिरावट होगी तो ये प्राइस सबसे बड़ा रिस्पेक्ट दिया जाएगा एज अ सपोर्ट लेवल। की प्राइस अगर बहुत बड़ी कोई डाउनफॉल आ गया ना प्राइस में, तो यहीं से टर्न अराउंड होने की सबसे ज़्यादा संभावना होगी। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, इसी लाइन के नीचे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये प्राइस, अगर आप इस प्राइस के नियर अबाउट प्राइस एक्शन देखेंगे तो एक बार प्राइस ने जब इसको टच किया तो गिरावट यहाँ से हुई, फिर दूसरी बार यहाँ से टच किया तो फिर गिरावट हुई, तीसरी बार जाकर यहाँ पर देखिए कुछ महीनों तक, 4-5-6 महीनों तक बड़ा एक्यूमुलेशन चला, और इस एक्यूमुलेशन के बाद हम लोगों ने ये हाई ब्रेक कर दिए, जिसका ब्रेकआउट वैलिडेशन भी मिलता है। इसका मतलब है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर गिरेगा तो नियर अबाउट मैक्स टू मैक्स इसमें गिरावट हो सकती है 63 से 65 रुपए के बीच में, अधिक से अधिक, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती अभी। ये यहाँ पर एक रिटेस्ट करने आ सकता है, फिर निकल कर जाएगा। मैं आपको एक दावा से कह सकता हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक मल्टी बैगर स्टॉक है आने वाले समय के लिए। शॉर्ट टर्म में ये पैनिक में हो सकता है जैसा कि अभी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खरीदारी दिखा रहा है। अच्छा, अब हमको क्या करना होता है, जब हमने बड़ा टाइम फ्रेम देख लिया, वहां पर हमको एक रेंज मिल गई कि अगर अभी कोई बाइंग प्लान करनी है, जो कि अभी प्राइस चला है 77, 77 रुपए, यहां से लेकर हमको इस तरीके से खरीदारी प्लान करनी होगी कि 63 से 65 रुपए तक हम अपना पैसा डाल सकें। सिप मोड में बाइंग करना कहते हैं, एसआईपी मोड में इसको बाइंग करना कहते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम दे, बड़ा टाइम फ्रेम देखकर पता लगा। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम पर आकर अब हम लोग समझेंगे प्राइजेक्शन क्या है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर हमारे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में हेजिंग करते हैं, कि ये बाजार, जैसे कि अभी हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाई करेंगे और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ से 3-4% करेक्ट भी हो गया, तो भी हम लोग ऐसी टेक्निक आपको सिखाते हैं क्लास में
जहां पर ये 3-4% गिरने के बावजूद आपको 3 से 4% का रिटर्न दे जाए मंथली बेसिस पे। वो कैसे संभव है? आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक बना रहेगा और वो नेगेटिव होगा, उसके बावजूद आप उस पर रिटर्न जनरेट कर रहे होंगे, जो कि एक कवर्ड कॉल का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग क्लासेस में सीखते हैं। ठीक है, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, साथ में टेलीग्राम का लिंक भी है। आप हैजिंग हम लोग बेसिकली करते हैं, डायरेक्ट कॉल बाई पुट बाई नहीं करते हैं, हमारे ट्रेडर्स हैजिंग करते हैं। और हैजिंग में आपको पता है कि कन्फर्मेशन के साथ रिटर्न्स आते हैं, जहां पर रिस्क हमारी कैपिटल पर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये प्राइस एक्शन आपको दिखता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, ये मार्क कर लूँ। मार्क करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में सबसे पहली चीज आती है वो है कि लास्ट बाइंग कहां पर हुई। लास्ट बाइंग, आखिरी खरीदारी यहां पर हुई। ये 3-4-5 महीने में आपको बाइंग दिखता है, जहां पर प्राइस बिना बॉडी साइज की कैंडल्स बनाए और एक रेंज बनाए, वो बाइंग एरिया होता है। अगर वो हाई के बाद एक रैली मिली तो ये बाइंग एरिया, जो कि अनटेस्टेड जोन है, कि प्राइस जब से यहां से निकल कर गया तब से यहां तक दोबारा आया भी नहीं। अगर आया तो बहुत बड़ा यहां से इंपैक्ट हमको हायर साइड देखने को मिलेगा, ये लगभग मैं तय मानता हूं। ठीक है, तो ये प्राइस आपको पता होना चाहिए कि ये नियर अबाउट हमारा सपोर्ट लेवल है। अब डेली टाइम फ्रेम पर टॉप टू बॉटम अप्रोच का दूसरा तरीका क्या है कि जब आप बिगर पिक्चर देख लें तो छोटी पिक्चर पे लौटे और ये देखें कि अभी प्राइस कहाँ किस टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, तो आपको पता लगेगा कि बड़े सपोर्ट लेवल तो ये हैं, लेकिन एक प्राइस जब ये 84 के पास गया था, यहाँ से डिप मिली, तो ये 75 के आसपास से रैली दिया और 100 चल कर गया। ठीक है, तो एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी तो इसका 75 पर भी है। तो 75 के नीचे जब तक नहीं आता, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर छोटे समय के लिए खरीदारी करेगा, वो इस 75 के भाव को तीर कमान मानकर, मतलब अपना एसएल एरिया मानकर, अगर ये प्राइस यहाँ से टर्न अराउंड यहाँ से कहीं घूमता हुआ दिखता है, जो कि ये मेजर सपोर्ट लेवल के पास है, तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, ये कौन से फॉर्मेशन को ट्रेड कर रहा है, जरा ये समझिए। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा ये, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बिगर फ्रेम में ले आऊँ, ये ठीक है। अब इसके बाद इस ट्रेंड लाइन के साथ एक मैं और पैटर्न ड्रॉ करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन के साथ इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। अब ये फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन आपको समझ आया। फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, बेसिकली जब प्राइस कहीं पर एक बड़ी रैली देने के बाद धीरे धीरे करेक्ट हो, जिसको हम टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट में समझते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ ये 52 का प्राइस था मार्च 2023 में, और जब ये हाई लग गए तो प्राइस ने लगा दिया सितंबर 2023 में। मार्च के बाद, ये मार्च का लगभग एंड था, अगर आप देखें तो लगभग 29-30 मार्च की बात है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 52 से प्राइस चल कर गया। टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझा कीजिए। 52 से प्राइस चल कर गया और हाई लगा दिए 100 के 50%, 48 रुपए की ये लगभग रैली है, नियर अबाउट 50 रुपए, 50 रुपए की, और 6 महीने में आई। तो 6 महीने में प्राइस में कितनी डिमांड उठी? 50 रुपए की डिमांड उठी। बात क्लियर हुआ? अब देखिए, सितंबर, 5 सितंबर से लेकर आज का दिन है 13 मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, लगभग 7 महीने का समय हो गया है और प्राइस ने 100 से करेक्शन किया है। 70 का भाव है, लगभग 23 रुपए का, और कितना समय लिया? 7 रुपए, 7 महीने का। अब मैं टाइम विद प्राइस के कंपैरिजन में आपसे पूछूंगा, एग्रेसिव कौन दिखता है, बायर या सेलर? तो आप डायरेक्टली बोलेंगे 6 महीने में 50 रुपए की खरीदारी और 7 महीने में 23 रुपए की बिकवाली। बिल्कुल क्लियर है कि बायर यहां पर बड़ी खरीदारी कर रहे हैं, तो ये एक्यूमुलेशन जोन है। दूसरा बात, सेलर एरिया। सेलर एरिया का मतलब है कि जब सप्लाई आती है और सप्लाई अगर तेज नहीं है और फिर धीरे धीरे वो धीरे हो रही, कि पहले प्राइस तेजी से गिरा उसी रेंज से, फिर धीरे गिरा, फिर और धीरे गिरा, फिर और धीरे गिरा, इसका मतलब है कि सेलर यहां पर बहुत ज्यादा डोमिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, बायर प्राइस को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर अगर आप गौर करें, पहली बार प्राइस में ये इंपैक्ट फास्ट दिखता है, दोबारा में देखिए छोटी छोटी सी कैंडल्स, और नियर अबाउट सपोर्ट एरिया, तेजी से प्राइस गिराने की कोशिश। अब ये कैंडल्स के साइज और छोटे होते जा रहे हैं, नियर अबाउट सपोर्ट एरिया, तेजी से प्राइस गिराने की कोशिश। तो जब तक ये 75 के नीचे प्राइस नहीं आता है और यहां से कल कोई भी स्विंग हाई निकल जाए तो लॉन्ग कीजिएगा इंट्राडे में भी, और अगर इंट्राडे में प्राइस वीक रहता है और जब तक ये लो ब्रेक करता है तब तक आपको रुकना है। मतलब आज के डे हाई के ऊपर आपकी खरीदारी बनेगी 79-80 के ऊपर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उनको खरीदने का तरीका क्या होगा, आपका बाइंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो समझिए। ये फ्लैग फॉर्मेशन है। फ्लैग फॉर्मेशन के जब लो ब्रेक होते हैं, कि ये एक पूरी एक रैली मिली, रैली मिलने के बाद प्राइस टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट से आपने समझ लिया कि अब ये जोन धीमा हो रहा है। जोन धीमा होना समझते हैं, मैं आपको समझाऊं। जोन धीमा होना, मोमेंटम डेड होना कहते हैं। देखिए, जब प्राइस एक तरफ तेजी से चलता है तो हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, उस प्रॉफिट बुकिंग से बहुत सारी क्वांटिटी रिलीज की जाती है, बहुत सारे
होल्डर्स जो होल्डिंग में होते हैं वो अपनी क्वांटिटी बेचते हैं। पहले पैनिक में कुछ क्वांटिटी बिकी, अब कुछ होल्डिंग में जो बैठे थे बायर्स, अब वो सोचते हैं कि एक प्राइस गिर गया, दोबारा मुझे यहीं निकलने का मौका मिल जाए, बस मेरी रैली पर्याप्त हो गई। तो प्राइस जब दोबारा हाई के पास पहुंचता है वो भी अपनी क्वांटिटी काटते हैं। तो ये जब क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ हो रही तो लोअर लेवल पर कोई बाइंग कर रहा है। ये बायर कौन है? प्रीवियस इंस्टीट्यूशनल बायर, जो प्राइस में इस करेक्शन का वेट कर रहे थे और रिटेलर्स के बाहर होने का भी वेट कर रहे थे। ऐसे करते करते पहली बार में ज्यादा क्वांटिटी बिकती है, दूसरी बार में कम, तीसरी बार में और कम, चौथी बार में और कम। तो जैसे जैसे ये क्वांटिटी कम बिकती जाती है, यहां पर एक्यूमुलेशन उतना ज्यादा होता जा रहा है और डिमांड बढ़ती जा रही है। इंस्टीट्यूशनल बायर है वो तो पूरा पैसा लगाएगा, तो धीरे धीरे पहली बार में प्राइस ज्यादा गिरता है, दूसरी बार में और धीरे, तीसरी बार में और धीरे, चौथी बार में और धीरे। चौथी बार में जब प्राइस लगभग मोमेंटम डेड करता है, तब प्राइस में एक बड़ा इंपैक्ट अपसाइड दिखता है कि प्राइस अचानक से टर्न अराउंड करेगा। तो वो चीज आपको यहां भी दिखती है। प्राइस पहले तेजी से गिरा, फिर और धीरे, फिर और धीरे। अच्छा, इतना प्राइस फ्लैग पैटर्न जब आप बनाते हैं देखने की जरूरत नहीं रहती। फ्लैग को बनाइए, लगभग क्लियर हो जाता है कि प्राइस ने क्या किया। जैसे यहां पर मैंने बनाया तो आप देखिए ये जोन छोटा हो रहा होगा, ये जो रेंज है वो छोटी हो रही होगी। ध्यान से देखिएगा, पहले ये रेंज बड़ी थी, देखिए पहले ये रेंज इतनी बड़ी थी, फिर ये इतनी बड़ी रह गई, अब ये इतनी बड़ी रह गई, अब ये और छोटी हो गई। तो जैसे जैसे ये रेंज छोटी होती जा रही है, ऐसे ऐसे ये प्राइस मोमेंटम डेड की तरफ बढ़ रहा है। मतलब हायर एक्यूमुलेशन और लोअर डिस्ट्रीब्यूशन की बिकवाली अब कम होती जा रही है धीरे धीरे, और डिमांड जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इससे पता लग रहा है अब ये प्राइस कहीं ना कहीं टर्न अराउंड होने को है। तो सीधी सी बात है, अगर ये प्राइस नियर अबाउट 75-50 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है और इसके पहले यहां से टर्न होता है, ये सबसे बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। प्राइस में दोबारा 100 के लेवल देखने को मिलेंगे और इसके हाई भी निकलेंगे। अब जो लॉन्गर टाइम फ्रेम के बायर हैं उनको समझिए। आपको पहली खरीदारी तो जस्ट अभी करनी है। अगर आपने सोचा कि आपको 10 लाख का कैपिटल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लगाना है, ये किनके लिए बात कर रहा हूं? जिनके लिए मैं बोलता हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 500 के प्राइस पर बेचूंगा, मैं बेचूंगा तो आपको भी उस समय बेचने का मौका मिलेगा। मतलब 500 का प्राइस कभी ना कभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मैं देखता हूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है। इसके लिए मैं क्या बोलता हूं, अगर आप 10 लाख कैपिटल लगाते हैं तो 50% कैपिटल को अभी डिप्लॉय कीजिए, आधा पैसा अभी लगा दीजिए। अब जो 50% कैपिटल बचेगा इसको 3 बार में आपको लगाना होगा, अगर मौका मिलेगा तो। और नहीं मौका मिलेगा तो यहां से जब ये हाई ब्रेक होंगे नियर अबाउट 80-85, तब आप खरीद लेंगे। तो पहली खरीदारी आपकी 76-77 पे, दूसरी 84-85 पे, तो नियर अबाउट आपका एवरेज आ जाएगा 80 के आसपास का। ठीक है, तो ये एक अच्छा एवरेज प्राइस होगा। चलते हुए प्राइस को ही एवरेज किया जाता है, गिरते हुए प्राइस को मात्र एक लिमिट तक एवरेज किया जाता है। जैसे ही अगर ये प्राइस यहां से गिरा तो ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हुए, ब्रेक होने के बाद अगली खरीदारी मेरी होगी इस स्विंग हाई के पास 65 के नियर अबाउट। और जब ये खरीदारी होगी तो यहां से प्राइस जब हायर लेवल की तरफ निकलेगा, स्विंग हाई निकलेगा, तो दूसरा जो मेरा 25% कैपिटल यहां पर डिप्लॉय कर दिया, और जब दोबारा चलने लगा तो 25% कैपिटल वहां भी डिप्लॉय कर दिया, तो भी मेरा एवरेज प्राइस 70-72 के आसपास रहने वाला है। तो ये 70 से 80 के बीच में जिसका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एवरेज प्राइस रहेगा, ये मान लीजिए कि उनके लिए ये लॉन्ग रन में एक मल्टी बैगर स्टॉक है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर, जैसे मैंने आपको अभी ये प्रोसेस समझाया पूरा, इसी तरीके से आपको बाइंग करना है। ठीक है, अच्छा, इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बता दूं, नियर अबाउट 18 का पीई रेशियो होगा, 18 या 19 का। ठीक है, और इसका एनपीए, जिसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, कि एक बैंक पर कितना लोन है और वो चुकाया नहीं जा रहा है, उसको हम कहते हैं एनपीए। अगर किसी कंपनी के बैंक के एनपीए अच्छे हैं तो वो कंपनी अच्छी कही जाती है। जैसे कि बंधन बैंक भी अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन बंधन बैंक का एनपीए सबसे हायर है। और सबसे लोअर एनपीए अगर मैं पूछूं तो अभी किसका है? सबसे लोअर एनपीए लार्ज कैप्स का है, एचडीएफसी का है, इन सारे बैंक्स का है। लेकिन अगर पीएसयूज में और इनमें देखें तो फैट बैंक का एक एनपीए है जो बहुत लोअर लेवल पे है और उसका पीई रेशियो भी 9 के आसपास है। अगर आप लोग फैट बैंक का भी एक डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फैट बैंक के लिए भी आपका एक सेशन लेकर आऊँगा, जिसको आप देख सकते हैं ज़रूर से ज़रूर। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।